स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है और आपने उसको पढ़ा भी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर फटाफट कर लेंगे। और हमेशा याद रखेंगे, आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। इससे पहले 4 वीडियोज़ आ चुके हैं, ठीक है। 4 वीडियोज़ इस चैप्टर से बने हैं, 4 पार्ट्स में है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आज हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो इस क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का मीनिंग बता दूँगी, आंसर का मीनिंग मतलब बता दूँगी, और आपको क्या करना है, बस उसको याद करना है। तो आप उसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, स्पेलिंग याद करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स याद करेंगे। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ए है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, तो ये जो है डिस्कशन के लिए है, ठीक है। ओरली मतलब कि वर्बली बोलना है, तो इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं। ये बस डिस्कशन के लिए है, तो इस वाले पार्ट को रहने देते हैं। मैंने वैसे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया भी था, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट अब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा B1.1। तो देखिए, अब यहाँ पे ये आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो ये B1.1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप राइट साइड में आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, और यहाँ पे इस वाले में भी क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। तो कह रहा है कि आप ये क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियाज़ ग्लोरी इज़ डैट इट। इंडिया का जो ग्लोरी है, उसकी शान शौकत है, वो किसकी वजह से है। तो इसकी वजह से है क्योंकि वो क्या है, इमूवेबल है। मैंने इसका मीनिंग लिखवाया था। इमूवेबल मतलब जो चीज़ मूव नहीं कर सकता है। मूव का मतलब होता है ना, हिलना डुलना, हिलना, और इम लगा है तो इसका मतलब होता है हिलना डुलना नहीं, ठीक है। तो इंडिया का जो शान शौकत है वो इसी वजह से है क्योंकि उसकी नींव को कोई हिला नहीं सकता है। तो ये हो गया पहला का आंसर। द चार्जेज अगेंस्ट इंडिया इज़ डैट, इंडिया के खिलाफ लोग चार्जेस लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। तो क्या आरोप लगाते हैं, मैंने बताया था कि ये आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड है, मतलब उनको रहने का तौर तरीका नहीं पता है, इग्नोरेंट है, ध्यान नहीं देते हैं, स्टॉलिड है, स्टॉलिड मतलब सुस्त है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, हम लोग एकदम नहीं बदलेंगे। और क्या नहीं बदलना चाहते हम लोग अपना, तो और क्यों नहीं बदलना चाहते, तो हम लोग वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ह्यू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम लोग इसलिए नहीं अपने आप को बदलना चाहते क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा है, हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, और इसको टेस्ट भी किया है कि हमारा जो अनुभव है या हमारा जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और ये जो मजबूती है, ये लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों ने जैसा इसको बनाया है, उनके इरादों से ये भारत बना है। तो हमारा जो ये नींव है बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसको कोई भी हिला नहीं सकता, इसलिए हम एकदम भी नहीं बदलेंगे। वेस्टर्न्स लोग या फिर बाहर के कंट्रीज़ के लोग हमें जो भी बोले कि हम सिविलाइज्ड नहीं हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हम स्टॉलिड हैं, लोग कितना भी कुछ कह लें, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे क्योंकि हमने ये जो मुकाम हासिल किया है, हमने अपने एक्सपीरियंस से किया है, हमने जो अनुभव किया है, हमारा जो रहने का ढंग है, किसी लाइफ को जीने का ढंग है, जो ऐसे ही नहीं आया है, हमने इसको पहले देखा है, खुद पे लागू किया है, तब जाके हम इतने मजबूत बने हैं। डी देखें, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस बिकॉज, हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने अपने इंडल्जेंसेस मतलब कि किसी भी सुख सुविधाओं या भोग में लिप्त होना, उससे अपने आप को क्या किया है, दूर किया था, लिमिट किया था, उसको क्या किया था, खुद को उन चीज़ों से दूर रखने के लिए खुद को रोका था।
क्यों रोका था? तो देखिए, मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम। हम जितना ही ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज होंगे, मतलब घुसेंगे, अब किन सब चीज़ों में? मटेरियल चीज़ों में, जो बहुत सुख सुविधाएं देती हैं, जो आपको क्या एक तरह से आपके हाथ पाँव की जो शक्ति है, काम करने की जो शक्ति है, उसको एक तरह से रोक देती है और सुख सुविधाएं देती है। तो वो क्या हो सकता है कि आप उसमें अगर अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से घुसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका वैसा आदत बन जाएगा जिससे आप पूरी तरह बिखर सकते हैं, उसके गुलाम हो सकते हैं। इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर थे वो इस चीज़ से दूर रहते थे। जितने भी सुख सुविधाएं वाले हैं, जितने भी भोग विलास वाली चीज़ें हैं, उनसे खुद को दूर रखा था। लास्ट देखिए, ई, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे फोर फादर मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने किसी प्रकार का मशीन का इन्वेंशन, आविष्कार क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि ये जितने भी मशीनें हैं ये तो हम बना लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे महान भारत का जो इतिहास में महान लोग नहीं रहे होंगे, वो तो इतने महान रहे हैं कि वो मशीन क्या, वो तो दुनिया को इधर से उधर कर सकने का ताकत रखते थे। लेकिन फिर भी वो इन्वेंट नहीं किए मशीन का आविष्कार इसलिए नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि हम एक दिन इसके गुलाम हो जाएंगे और हम अपना लूज़ कर जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। किसको? मोरल फाइबर को, जो हमारा नैतिकता है। कहीं ना कहीं अगर अपने आप को इन सब चीज़ों में लगा देंगे तो हमारी जो नैतिकता है, शायद हम उस चीज़ों से दूर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखिए B1.2, अब यहाँ पे आ जाता है, ये B1.1 हो चुका है। अब देखिए B1.2, अब देखिए आ गया ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देख लेते हैं, क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली का मतलब होता है कम शब्दों में आंसर करना, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? भारत की सभ्यता यूरोप की सभ्यता से कैसे अलग थी? तो बहुत सारे मायने में अलग थी। आपको पता है कि यूरोप की सभ्यता कहाँ से वो अपने सभ्यता को मजबूती दे रहा था? तो उन्होंने किसकी किताबें पढ़ी थी, किसकी ग्रंथ पढ़ी थी? तो ग्रीस और रोम की पढ़ी थी, मैंने बताया भी था। और ग्रीस और रोम ऐसा शहर या ऐसा देश हो गया है जिसका खुद का अभी कोई अस्तित्व नहीं है। और यूरोपियन सिविलाइजेशन जो था वो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग ऐसे महान राज्य, महान देशों की ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम भी शायद महान हो जाएंगे। और यूरोपियन का ये भी मानना था कि ग्रीस और रोम ने जो गलतियाँ की हैं हम उन गलती को नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है जिसका खुद का अस्तित्व मिट गया हो वो क्या किसी को कुछ सिखाएगा? इसका मतलब आपका जो फाउंडेशन था, आपका जो नींव था, वो इतना मजबूत ही नहीं था। अगर मजबूत होता तो किसी के हिलाने से हिल जाता, ऐसा तो नहीं होता। तो देखिए इसका आंसर देख ले। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग ऑफ ग्रीस एंड रोम विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टडी. It follows the path that our forefather tested on the anvil of experience and found true and durable. Indian civilization needs no external guide. तो यही फ़र्क है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन राइटिंग किनकी किताबों से पढ़ते थे? तो ग्रीस और रोम, जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, जिनका खुद का कोई शानो शौकत नहीं रह गया। लेकिन भारत की सभ्यता क्या है? एकदम मजबूत है, स्टडी है, फर्म है, पकड़ी हुई है। और हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को, इस सभ्यता को क्या किया है? खुद से अनुभव किया है। इसीलिए क्या है? बहुत ही लंबा चलने वाला हमारा सभ्यता है, बहुत ही मजबूत है और बहुत ही सच्चाई से बना हुआ है। इसीलिए भारत की सभ्यता को किसी बाहर से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर के देश हमें आके गाइड कर रहे हैं कि ना आपको तो ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आप यहाँ भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड भी लिखा हुआ है ये। वाई डज गांधी जी से डैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड?
व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था कि जो हमारा जो दिमाग है रेस्टलेस, बिना थका हुआ वाला चिड़िया है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, हम वो क्या चीज़ है जो हमारे दिमाग को रेस्टलेस, बिना थका हुआ बनाता है। तो आपको तो बहुत अच्छे से याद होगा कि गांधी जी ने इसलिए कहा था कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वो बिना रुका हुआ वाला चिड़िया है, बिना थका हुआ वाला चिड़िया है। क्योंकि वो कभी भी क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। जितना आप चाहेंगे आपकी चाहत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है। गांधी जी से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्ड्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, डिड दे डू द राइट थिंग्स। कह रहे हैं हमारे पूर्वजों ने खुद को लग्जरी मतलब होता है एकदम जो चीज़ आपको खूब खुशी दे, आनंद दे, जो खूब महंगी हो, और प्लीज़र दे जो आपको एकदम आनंद दे, सुकून दे। ठीक है। तो उनसे खुद को दूर क्यों रखा था एंसेस्टर ने। हमारे जो पूर्वज थे खुद को लग्जरी चीज़ों से और प्लेजर चीज़ों से क्यों दूर रखा था। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने ये चीज़ सही किया था। तो बिल्कुल सही किया था। अब देखिए क्या है, आवर एंसेस्टर डिस्ड्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स बिकॉज दे डू नॉट लेड टू हैप्पीनेस, द मोर वन इंडल्जेंस इन देम द मोर डिससेटिस्फाइड वंस बिकम। आवर एंसेस्टर्स did the right thing because we find that even the rich people are unhappy and many poor are happy. In fact, happiness is a mental condition. It does not depend on wealth and possession. तो गांधी जी इसलिए ये लाइन लिखे अपने इस चैप्टर में क्योंकि उनका अनुभव रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो अपने आप को, या हम लोग सबको कहते थे कि लग्जरी, शानो शौकत और आनंद से दूर रहना चाहिए। अब वो वाला आनंद जो आपको पैसा खरीद के हो रहा है, पैसा दिए तो उससे आपको सुकून मिल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बात हो रहा है। तो वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो मानते थे हमारे पूर्वज कि ये सब खुशी नहीं देता है, आनंद नहीं देता है। जितना ज़्यादा हम इसमें अपने आप को डुबाएंगे, घुसाएंगे, उतना ज़्यादा हम डिससेटिस्फाइड होंगे, मतलब उतना ज़्यादा हमें खुशी नहीं मिलेगा, मन करेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आवर एंसेस्टर डिड द राइट थिंग। क्वेश्चन में है क्या हमारे एंसेस्टर ने सही किया। तो यस, हमारे एंसेस्टर ने डिड द राइट थिंग, सही काम किया। बिकॉज वी फाइंड डैट इवन द रिच पीपुल आर अनहैप्पी, क्योंकि हमारा ये अनुभव रहा है कि अमीर लोग भी क्या है, अनहैप्पी रह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है जिसके पास लग्जरी है और खूब आनंद है वो क्या है, हैप्पी ही है, वो अनहैप्पी हो सकते हैं, खुश नहीं हो सकते हैं। एंड मेनी पुअर आर हैप्पी, और गरीबी, ऐसा नहीं है कि गरीबी हमेशा दुखी देता है, गरीब आदमी भी क्या हो सकता है, खुश रह सकता है। तो इस लाइन से पता चलता है कि अमीरी और गरीबी कभी भी नहीं बताती कि आप खुश रह सकते हैं या दुख में रह सकते हैं। ये बताता है आपका मेंटल कंडीशन कि आप कैसा सोचते हैं, आपके लिए क्या चीज़ मायने रखता है। तो ये आपकी क्या है, ये बुद्धि के अंदर है, दिमाग के अंदर चलने वाला स्थिति है। ठीक है। ये किसी वेल्थ, पैसे पे और किसी चीज़ के होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। कह रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि हम आज भी उसी तरह का जो कुदाल है खेत जोतने के लिए इस्तेमाल में करते हैं जो हजारों साल पहले इस्तेमाल में लाया जाता था। क्या हम अभी भी, अब हमारी बात हो रही है आपकी और मेरी, इस ज़माने की, क्या हम अभी भी इसी तरह का प्लॉ, कुदाई करने के लिए कुदाल का इस्तेमाल करते हैं। तो गांधी जी ने क्यों कहा था, देखो अब आंसर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी वी स्टक टू द प्लो that existed thousands of years ago because we did not want to है यहाँ पे, टू है, ठीक है, टीओ याद रखेंगे, टू है, to indulge in competition
We were content with our simple ways of life. Health and happiness come through the use of our hands and feet. But I don't think it will be right to do the same thing today. We cannot feed a 1 billion population if we use the same old plow today. Besides, our very existence in the modern world would be almost impossible. ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न। और यहाँ पे टू है, याद रखेंगे, टू है ये। तो देखिए गांधी जी क्या बोल रहे थे। गांधी जब अपने टाइम की बातें कर रहे थे तो कह रहे थे कि गांधी जी अपने ज़माने में भी उसी प्लॉ कुदाल का यूज़ करते हैं जो हज़ारों साल पहले लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो अच्छी बात है, गांधी जी भी करते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था खुद से काम करना। उनको लगता था कि खुद का हाथ और पाँव चलाएंगे तो हम ज़्यादा संतुष्ट रह पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमें ज़्यादा आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। तो गांधी जी इसलिए ये सब चीज़ कहे या उनको ये अनुभव हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि हम इन सब मामलों में किसी से कोई कंपटीशन नहीं करें कि अंग्रेज़ आज चलो प्लो नहीं, कुदाल नहीं, कुछ और यूज़ कर रहा है खेती बाड़ी के लिए, तो हम भी वही यूज़ करें। तो गांधी जी ऐसा नहीं समझते थे। उनको लगता था कि हम अपने हाथ और पाँव का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा हमें क्या होगा, संतुष्टि मिलेगा, खुशी मिलेगा। और इसीलिए तो भारत के लोग जाने जाते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हमें आज के ज़माने में भी ये चीज़ करना चाहिए। अब कौन सा काम, वही प्लॉ मतलब कुदाल का इस्तेमाल करना चाहिए खेती बाड़ी के लिए। तो लिखा है नहीं, मतलब आपको या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय क्या है, बदल गया है। हमारे पास आज 1 बिलियन से भी ज़्यादा 140 करोड़ की आबादी है और इस आबादी को खिलाने पिलाने के लिए अनाज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कुदालों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा किसी पेड़ को, किसी अनाज को उगाने में। तो हम उस तरीक़ों को क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उस तरीके में क्या करेंगे, थोड़ा बदलाव करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन का मतलब बदलाव करेंगे कि उसमें क्या अच्छा किया जा सकता है कि हमें कम टाइम में हम ज़्यादा खेतों की क्या कर सकें, जुताई कर सके, ज़्यादा अनाज लगा सके। तो यही लिखा हुआ है आपके क्या आंसर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़, वाई वर दे सेटिस्फाइड। कह रहे हैं हमारे एंसेस्टर जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने बड़े शहरों को किस तरीके से देखा था। तो हमारे पूर्वज जो थे वो बड़े शहरों को देखने का नज़रिया उनका अलग था कि नहीं था। वो कहते थे बड़े शहरों में लोग गरीब लोगों को लूट लेते हैं, वहाँ चोरी चकारी होता है, वहाँ रॉबरी होता है, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन है, तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो देखिए अब वाई वर दे सेटिस्फाई, अब बड़े शहरों के लोग खुश भी थे, मतलब सेटिस्फाइड थे, मतलब जो उनको मिल गया उनसे वो बहुत खुश थे। तो ऐसा क्यों था, तो देखिए आंसर यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आवर एंसेस्टर could foresee the vice that are bound to flourish in a big cities. They knew that gangs of thieves and robbers, prostitution and other vice flourishes in big cities and the rich rob the poor. They were therefore satisfied with the small village. तो देखिए कह रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो बड़ों शहरों के बारे में उनका क्या कहना था। तो हमारे पूर्वजों का बड़ों शहरों के बारे में कहना था कि वहाँ पे क्या होती है, बुराई पनपती है। वाइसेस मतलब होता है बुराई, पनपती है बड़े शहरों में। उनको लगता था कि वहाँ गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब वहाँ चोर चुहार बोल रही हूँ मैं चोर उचक्के रहते हैं, रॉबर्स रहते हैं, लुटेरे रहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वैश्यावृत्ति होती है और इसी तरह के बहुत सारे क्या होते हैं, गलत काम होते हैं बड़े शहरों में। तो यह ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना था और ये भी मानना था कि अमीर लोग गरीब लोगों को लूट लेते हैं। तो एंसेस्टर क्या खुश थे अपने लाइफ से, तो हाँ,
तो हमारे पूर्वज जो थे वो अपने स्मॉल विलेज वाले छोटे से गांव की ज़िंदगी से क्या थे, बहुत खुश थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाउ डिड आवर एंसेस्टर इंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वज ने सही मायने में होम रूल को क्या किया था, खूब इंजॉय किया था, खूब उनको अच्छा लगता था होम रूल। तो हमारे एंसेस्टर के लिए होम रूल का मायने क्या था? आवर एंसेस्टर फॉलोड देयर सिंपल ऑक्यूपेशन एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, दस दे इंजॉयड ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत ही सिंपल ऑक्यूपेशन, मतलब बहुत ही एक तरह से साधारण किसी तरह का व्यापार या किसी तरह का नौकरी चाकरी करने में ही बहुत खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत लगता था उनको, या उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि ये चीज़ हम खुद से कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इस सब चीज़ को करने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो लोग सिंपल काम करके, सिंपल ऑक्यूपेशन करके, पेशा करके, और लिव्ड इंडिपेंडेंटली, अकेले रहकर, मतलब इंडिपेंडेंटली का मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना, मतलब खुद इतने काबिल हो गए हैं कि किसी से उनको मदद की ज़रूरत नहीं है। और ये खुद इतने काबिल हुए कैसे हैं? तो सिंपल ऑक्यूपेशन करके। इसीलिए वो ट्रू होम रूल को क्या करते थे, इंजॉय करते थे। अब B2 देखें, ये B2 हो गया ना, ठीक है। अब हो गया आपका, कौन सा क्वेश्चन होगा, 6 हो गया था, 7 है, 6 अब कहाँ चला गया, B2 रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं। ये वर्ड मीनिंग मैंने सारा आपको करा दिया है, आप ध्यान देंगे। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मतलब इसको बहुत लंबे लंबे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम आज, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहीं तक करते हैं B2 का। मुझे लगता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 रह गया ये वाला, तो मैं इसको ऐसे यहीं पे बता देती हूँ। लिखा है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि रियल, सॉरी सही तो है, देखिए मुझे ही समझने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। देखिए ये जो है मैंने क्वेश्चन आंसर जो कराया है ये वाला 6, तो ये B1.2 का 6 था, ठीक है। B1.2 का 6, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। तो कैसे किया ये बता दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट है। आपके इसमें से क्वेश्चंस आते हैं अब B2, ठीक है। अब B2 पे आते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है B2 का। लिखा है व्हाट अकॉर्डिंग टू फाइल ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ऑथर ने जो लिखा है, महात्मा गांधी ने जो लिखा है, उसके हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। ये मॉडर्न लिखा गया है, ये मॉडर्न होगा, ठीक है। मॉडर्न, आधुनिक सभ्यता किसे कहते हैं। तो गांधी जी के शब्दों में उनका क्या मानना था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वायलेंस। तो गांधी जी के एंड ब्रूटैलिटी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना B2, देखिए यहाँ भी हो गया है। तो यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं, ये वाला B2 यहाँ, और इसका आंसर यहाँ और यहाँ तक है। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग, गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन का मायने क्या था। तो गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन का मायने था कि हम किसकी पूजा करते हैं, मटेरियल चीज़ों की, भौतिक चीज़ों की पूजा करते हैं, और वायलेंस, अहिंसा पूजा करते हैं, एंड ब्रूटैलिटी का मतलब होता है बहुत गंदे तरह से कोई हिंसा करना, मतलब एक तरह से समझिए बहुत बुरा बनना। तो गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का मतलब ये रह गया है कि लोग मटेरियल चीज़ों को पूजते हैं, वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, ब्रूटैलिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। What did the author convey to fellow countrymen about dealing with the modern civilization? अब ऑथर के अकॉर्डिंग, और ऑथर कौन है, हमारे महात्मा गांधी है। लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। तो उन्होंने क्या बताया लोगों को, या लोगों को कैसे परखा कि उनको मॉडर्न सिविलाइजेशन
से कैसे डील करना चाहिए, मतलब उनसे कैसे उसका सामना करना चाहिए, मॉडर्न है। तो क्या बताए थे गांधी जी कि वो कैसे सामना कर सकते हैं इस आधुनिक सभ्यता को। आंसर देखें, गांधी जी पॉइंट्स आउट दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बींग्स but that of the Western civilization is to propagate immorality. He asked his countrymen to cling to their civilization, but shun the modern civilization at all cost. तो देखिए, हमारे देश के लोगों को, हमारे अपने लोगों को गांधी जी ने क्या बोला था कि इस मॉडर्न आधुनिक सभ्यता से आप कैसे इसका सामना कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आपको क्या करना है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ज़्यादा क्या रहना है, दूर रहना है, क्योंकि ये क्या प्रोपोगेट करता है, किसको बढ़ावा देता है, इमोरालिटी को, अनैतिकता को, ठीक है, इसको बढ़ावा देता है। इसलिए उन्होंने अपने देश के लोगों को कहा था कि आप अपनी सभ्यता से जुड़े रहें, अड़े रहें और उसको किसी भी हालत में क्या करें, पीछे ना छोड़ें, मतलब उससे खुद को अलग ना करें। और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसको पूरी तरह से बंद कर दें, ख़त्म कर दें, हर एक कॉस्ट पे, मतलब चाहे जितना भी कीमत लगे, आपको आधुनिक युग के इस सभ्यता में नहीं पड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं किसके, मॉडर्न सिविलाइजेशन के। तो देखें, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इनफाइनाइट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जो एकदम अलग से दिखना। तो गांधी जी के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन था वो कैसे बहुत मायनों में अलग कैसे था, मतलब सबसे अलग चीज़ उसको क्या करता था। तो गांधी जी के अनुसार जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो सबसे अलग इसलिए दिखता था क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन में लोगों का चाहत क्या होता था, इनफाइनाइट नंबर में मल्टीप्लाई होता था। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत नंबर में मल्टीप्लाई, गुना हो जाता था। तो यही सबसे बड़ा क्या था, जो मेन चीज़ था मॉडर्न सिविलाइजेशन का, कि लोग की चाहत क्या हो रही है, इनफाइनाइट, असंख्य नंबरों में एकदम गुना होते जा रही है। लोग आज चाह रहे हैं 1, वही 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन। लिखा है द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, अगर सही क्वेश्चन देखना हो तो आपके राइट साइड में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा है द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। ऑथर को, जो राइटर है, जो चैप्टर ये लिख रहे हैं, वो कैसे भाप लिए, मतलब उनको कैसे अंदाज़ा लग गया कि ये जो मॉडर्न इन्वेंशन है, आधुनिक आविष्कार है, ये एक खतरा का निशानी है, कैसे। तो आपको बताना है, आंसर करना है। आंसर देखते हैं, गांधी जी बिलीव दैट द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। तो गांधी जी क्या मानते थे कि आधुनिक जमाने का जितना भी आविष्कार है वो क्या है, मैडनिंग है। मैडनिंग मतलब एकदम पागल बना देने वाला, मतलब इतना पागल बना देने वाला कि खुद को आप उससे अलग कर नहीं पाएंगे, खुद को आप रोक ही नहीं पाएंगे। तो ये तो गलत चीज़ है। इन्वेंशन का, आविष्कार का मतलब होता है कि आपके समय को, आपके काम को और क्या बना दे, यूज़फुल बना दे, उपयोगी बना दे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपको ये पागल बना दे कि आप उससे दूर ही नहीं रह पा रहे हैं। They could give if they are not resisted. We would barter our permanent good for momentary leisure. और ये जो आधुनिक ज़माने का जितना भी आविष्कार है, इन्वेंशन है, वो क्या कर रहा है कि हमारे परमानेंट खुशी को, वैसी खुशी जो लंबे टाइम तक रह सकती है, उस खुशी को क्षण भर की खुशी में क्या कर रहा है, बार्टर कर रहा है, मतलब उसको बदल दे रहा है। तो ये चीज़ क्या है, अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, What does author prefer to materialism? गांधी जी, मतलब ऑथर का मतलब यहाँ गांधी जी ही है क्योंकि इसके राइटर वही है ना। तो why does author prefer to materialism? गांधी जी क्यों प्रेफर करते थे मैटरलिज्म को। मैटरलिज्म मतलब भौतिक चीज़ों का सपोर्ट या उसके फेवर में, उसके सपोर्ट में कुछ कहे थे, क्या कहे थे,
द ऑथर प्रिफर स्पिरिचुअलिज्म टू मैटरलिज्म। हाँ सॉरी, प्रेफर का मतलब कि मैटरलिज्म, कि मटेरियल चीज़ों के बदले ऑथर ने किस चीज़ को सपोर्ट किया था, किस चीज़ का बढ़ावा देने के लिए कहा था। तो ऑथर प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटरलिज्म। तो ऑथर जो हमारे गांधी जी हैं, प्रेफर का मतलब कि अगर आपको चाय कॉफ़ी दिया जाए तो आप चाय पीना पसंद करेंगे कि कॉफ़ी। कोई कहेगा ना मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, तो आप चाय के बदले कॉफ़ी प्रेफर किए हैं, आपको अच्छा लग रहा है ज़्यादा लेना। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि हम मटेरियल चीज़ों को नहीं लेंगे, मैं स्पिरिचुअल चीज़ों को लूँगा, जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो मुझे ज़्यादा मेरे माइंड को पीस दे, शांति दे, हैप्पीनेस दे, मैं उस चीज़ को लेना पसंद करूँगा, मटेरियल चीज़ों को लेना नहीं पसंद करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन। तो हमारा जो सभ्यता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स नॉट ऑन मल्टीप्लाइंग आवर डिमांड्स बट ऑन रिस्ट्रिक्टिंग देम। तो हमारा जो सभ्यता है वो हमारी चाहत किस तरीके से गुना हो रही है, चाहत कैसे बढ़ते जा रही है, उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस पे करता है कि हम खुद को कितना अलग, कितना दूर रख पा रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है खुद को दूर रखना। तो इस पे हमारा सिविलाइजेशन क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। सही मायने में सभ्यता का क्या मायने हैं। तो देखिए आंसर, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म सिविलाइजेशन मीन्स डेलिब्रेट वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सही मायने में सभ्यता का मतलब है, मीन्स मतलब है डेलिब्रेट मतलब सोच समझ कर, वॉलेंट्री मतलब खुद की चाहत से रोकना, मना करना। किस चीज़ के लिए, तो जो आपका भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति मन ललचता है ना, उसको अलग करना खुद को। ये नहीं कि कोई बोल दिया नहीं बाबू ये अच्छा नहीं होता है, नहीं करो, तो चलिए आप उसका बात मान के खुद को दूर कर लिए, लेकिन वो नहीं हुआ रियल मायने में एक सभ्यता। रियल मायने में तब होगा जब आपके अंदर से आएगा कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए इतना ही ठीक था, अब मुझे नहीं चाहिए, तब रियल मायने में इसको कहते हैं सभ्यता। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करती हूँ, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आंसर लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी ने ये लाइन कहा था कि वो मानते हैं कि भारत की सभ्यता को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता, भारत की सभ्यता इतनी मजबूत है। गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों कहा था, और क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं। तो आंसर पढ़ लेते हैं। गांधी जी इज ऑफ द फर्म व्यू दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज फाउंडेड ऑन फर्म ग्राउंड्स। आवर एंसेस्टर tested it on the anvil of their experience and found it to be true. The civilization of India has withstood the test of time. Egypt was a great and a powerful civilization. It has lost its glory. It no longer exists. Same is the case with the great Roman and Greek civilization. They have lost their former glory. Japan has westernized. The people of Europe are inspired by the Greek and Roman writers, and I believe that they will be able to steer clear of the mistakes those people made, but Gandhiji does not hope that they will be able to do so. तो वही है जो चैप्टर में आपने पढ़ा है। गांधी जी का मानना था कि कितने रोम आए चले गए, ग्रीस आए चले गए, यूरोप भी कॉपी कर रहा है, यूरोप जैसा कंट्री भी रोमन और ग्रीक से पढ़ रहा है, जापान कंट्री वेस्टर्नाइज हो गया है, तो ये सब, चाइना की तो बात ही ना करें। लेकिन हमारा जो भारत है वो उसके एक्सपीरियंस पे, हमारे पूर्वजों के मेहनत से, उनके अनुभव से खड़ा हुआ है। इसीलिए वो मानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता। क्या आप भी ऐसा मानते हैं तो लिख लेंगे। अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी सेड दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड थिंक दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट विलिंग टू अडेप्ट देमसेल्फ टू न्यू आइडिया, बट गांधी जी डज नॉट कंसिडर इट अ फॉल्ट। इट इज़ आवर मेरिट बिकॉज आवर सिविलाइजेशन इज परफेक्ट एंड लास्टिंग।
We need nobody's guidance. I subscribe to Gandhiji viewpoint. The civilization of India is thousands of years old and is still going strong. The philosophy of our ancestors propounded is ingrained in our blood. But I think Indian civilization is flexible. It can be easily assimilate ideas from other civilization and still can march ahead with a great vigor. That is the beauty and the merit of the Indian civilization. तो आपसे भी पूछा था कि आप इस चीज़ को मानते हैं, तो लिखा हुआ है कि हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि इंडिया का सिविलाइजेशन क्या है, बहुत मजबूत है। यहाँ के लोगों में जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत है, लेकिन हम क्या है समय के साथ बदलना भी जानते हैं। हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम चीज़ों को कैसे अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं वो भी आता है। हम में बहुत हिम्मत है, हम में बहुत ताकत है, और यही सब चीज़ हमारे भारत की सभ्यता को क्या बनाता है, मजबूत और अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। We notice that the mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants, and still remains still, unsatisfied. Pick out other metaphor used in the how do these metaphors help Gandhi ji in pursuing the readers. कह रहे हैं कि गांधी जी इस चैप्टर में कहे हैं कि माइंड एक बिना थका हुआ वाला चिड़िया है। जितना हम चाहते हैं हमारी चाहत उतनी बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसा जो मेटाफर है, मेटाफर मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं लाइन कटाच, मतलब ऐसा पॉइंट है जिसको आप पढ़ के बिल्कुल अलग जैसा फील करते हैं कि यार ये तो बहुत अलग जैसा कोई वर्ड है, सेंटेंस है, उसी को कहते हैं मेटाफर, कि आपको बहुत अलग से दिखाई दे, बहुत अलग से समझ में आए वो चीज़। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आंसर इसका। बिसाइड द मेटाफर दैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, ये जो मेटाफर है, ये जो लाइन है कि माइंड जो है बिना थका हुआ वाला चिड़िया है, गांधी जी हैज़ यूज्ड अ फ्यू मोर मेटाफर। गांधी जी ने इसी तरह का बहुत सारा लाइन इस्तेमाल किया है। दे हैव नॉट ओनली embellished the language but have added force of persuasion also. We can imagine a bird, it feeds and still is dissatisfied. Being a bird, it flies in search of more and more food. Such is our mind. It flies like a dissatisfied and hungry bird. It craves for more and more and is never satisfied. This metaphor makes the subtle idea of human dissatisfaction so easy to understand. Every reader can imagine and can understand it. Then Gandhi ji had used another metaphor. देखिए ये जो लाइन था, ये वाला द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, इस लाइन से क्या करना था, आपको मतलब निकालना था कि चिड़िया, हमारा दिमाग जो है बिना थका हुआ वाला चिड़िया है। तो ऐसा गांधी जी इसलिए कहते हैं कि चिड़िया क्या करती है, दाने की खोज में जाती है, खाती है, फिर दाने की खोज में जाती है, फिर खाती है। तो ये काम उसका चलता रहता है बिना थके बिना रुके। तो उसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है कि हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो वो चाहत क्या होता है, और बढ़ता चला जाता है। इसीलिए गांधी जी ने इस लाइन से यही मतलब निकालने की कोशिश की थी। गांधी जी ने इसी तरह का बहुत सारा मेटाफर यूज़ किया है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, देखिए, वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड इट ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस. वी कैन इमेजिन अ ब्लैक स्मिथ हैमरिंग अ पीस ऑन द एनविल. इफ एनीथिंग इज सॉलिड एंड वेल फॉर्म्ड, it will not break. So is our civilization. How easy it is to understand it. Gandhi ji also said that our old and tested civilization is the seat anchor of our hope. This is a beautiful metaphor. A large ship on the sea is steadied by her sheet and anchor in the face of a storm. Through this metaphor, Gandhi ji has forcefully conveyed to us that it is only our civilization that can help us to survive and face all sorts of misfortunes and troubles. Gandhi ji calls big cities snares. This metaphor too is very easy to comprehend, as poor animals are caught with snares, so the innocent and poor people are trapped by the vices and the cunning people in the cities. So we should avoid big cities. तो बोला गया था कि ये वाला जो मेटाफर है, उसी तरह से बहुत सारा मेटाफर का इस्तेमाल गांधी जी ने इस पूरे चैप्टर में किया है। तो एक जगह तो ये भी किया है कि हमारे पूर्वजों का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे प्राप्त हुआ है। जैसे कि एक लोहार जो होता है वो किसी चीज़ को ठोकता है, पीटता है, तो उसके लिए एक बना होता है ना मचान। तो क्या होता है, उसी जैसे कि मान ले ये वाला मचान, तो इस पर कोई मेटल है सीट, उस पर क्या करता है, ठोकता है इस वाले पे, इसी को कहते हैं एनविल।
तो हमारा एक्सपीरियंस भी, हमारा अनुभव भी इसी तरह से ठुकाई कर कर के मिला है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमने आज आज हमने जो कह दिया वही हम करते हैं। हमने वही किया है जो हमारे पूर्वजों ने इसको क्या किया है, एहसास किया है, महसूस किया है। तो एक ये मेटाफर यूज हुआ था, ठीक है। और दूसरा एक और हुआ था कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, देखिए एक तो यहाँ वाला है, ये वाला एनविल वाला। एनविल मतलब होता है कि जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहारी का काम करता है, वो कैसे किसी सीट को, किसी मेटल के बर्तन को कितना कूटता है, पीट पीट के उसको एकदम बराबर करता है, मुलायम करता है। तो उसी तरह से हमारा भी जो अनुभव रहा है, हमने भी इसी तरह से अनुभव प्राप्त किया है, ठीक है। उसके बाद एक और यूज हुआ है मेटाफर, सिविलाइजेशन इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। तो हमारी जो सभ्यता है वो एक तरह से हमारे उम्मीदों का क्या है, एक चादर है, कि हम मतलब कि हमारी उम्मीदों को बढ़ाने वाला एक होप, उम्मीदों को बढ़ाने वाला एक सीट, वो कौन है, हमारा उम्मीद है, मतलब हमारा सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेंगे तो 2-3 मेटाफर यूज़ हुआ है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें इसी चीज़ के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। द रिच आर ऑफन seen to be unhappy, the poor to be happy. What according to Gandhi holds key to real happiness? How does Gandhi define happiness? कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान का जो खुशी होता है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि वो अमीर है कि गरीब है। ये लाइन तो बार बार यूज हुआ है कि एक अमीर भी दुखी हो सकता है और एक गरीब भी खुश हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरे लाइन से गांधी जी क्या मायने निकालते थे, उनके लिए सही मायने में खुशी क्या था। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। द वेल्दी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी एंड द पुअर आर नॉट ऑलवेज अनहैप्पी. Luxuries and comfort often become a burden and cause physical and mental pain. People who work enjoy better health and happiness than those who are slaves to machine and others. By multiplying our desires, we become less and less happy. That is why our ancestors put a limit on our indulgence. Self restraint is the key to happiness. गांधी जी वही कह रहे हैं कि जितना लग्जरी हो या कंफर्ट हो, सुख सुविधाएं हो, ये सब चीज़ हम लोग को और क्या कहती है, फिजिकल, मतलब कि आपका फिजिकली आपको हेल्प करेगी। फिजिकली मतलब कि आपके हाथ पाँव के जो तकलीफ़ है, जो उसका मेहनत है, उसको कम कर देगी। लेकिन मेंटली क्या करेगी, आपको कमज़ोर कर देगी। तो ये सब चीज़ खुशी नहीं देती। रियल मायने में है कि आप इन सब चीज़ों को, आप खुद को कितना दूर रख पा रहे हैं, वही होता है एक रियल मायने में हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वाई डिड आवर एंसेस्टर फील सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस? डिड दे डू द राइट थिंग? विल it be wise today to follow our ancestor in this connection? Give your own view. अब इसमें आप खुद आपको बताना है, क्या बताना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो अपने स्मॉल छोटे से गांव वाले ज़िंदगी से खुश थे, तो क्या उन्होंने ये सही काम किया? ठीक है, तो आप बताइए। Our ancestor believed in simple living and high thinking. They knew that if we run after materialistic thing, we will lose our moral fiber. I deliberately did not invent machines. People lived in small villages and followed their respective occupation and earned a regular wage. Life in a villages was free from competition. The ancestor knew the anvils of the city life. There are vices like gambling and the prostitution. There is exploitation. I rich exploit the poor. They are robbers and thieves. Villages were free from these vice and evils, so they were satisfied with small villages. I think they did the right thing. Today we see that more and more people are coming to cities. There is overcrowding. People get no water to drink and no proper houses to live in. Slums are coming up very fast. People live in an inhuman condition. All the evils and the vices that Gandhiji mentioned are there. The people are coming to cities on account of two things. Firstly, there are fewer opportunities in villages. People do not get employment. Traditional occupations are no longer helpful. Secondly,
It is the glamour of the city life that brings people there. They are soon disillusioned, but they cannot go back to their village. Even today, we need to correct it. We should develop villages so that the people can earn a respectable living. Then people will not think of flocking to cities. तो यही कह रहा है कि गाँव में क्या होता है, ज़्यादा सुख शांति है, लोग वहाँ पे किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते, अत्याचार नहीं करते। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, शहर में लोग जाते हैं तो उनमें ज़्यादा अत्याचार होता है, शहर में ज़्यादा क्या है, शोर शराबा है, शांति नहीं है। लेकिन अगर हम गांव के वातावरण को ऐसा बना दें कि हमें शहर जैसा माहौल मिले, नौकरी मिले, हॉस्पिटल मिले, शिक्षा मिले, तो हमें शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शहर न जाएंगे, न किसी के साथ लूटपाट होगा, न गरीबों के साथ अत्याचार होगा। तो ये चीज़ आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेगेटिव मतलब कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कोई खामियां है तो उसके बारे में बताएं। इसको मैं पढ़ देती हूँ। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन लेड मोर स्ट्रेस ऑन मटेरियलिस्टिक प्रोसेस देन स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। दे स्पेंड देयर एनर्जी ऑन फिजिकल डिस्कवरीज। दे हैव ट्राइड एंड एट दैट सक्सेसफुली टू ब्रिंग फिजिकल कम्फर्ट्स। Indeed, their scientific discoveries and inventions are dazzling. Today, the whole world feels indebted to the West for making their lives comfortable. But all these discoveries have almost totally ignored the soul of man. The result is that demand for physical comforts is endless. This is increasing burden on our planet. Search for material gain has fueled man's greed. The people in the developed countries have become more and more dependent on machine. The earth is unable to meet their insatiable demands. Now the scientists in the West point a bleak future of mankind. Pollution, global warming, depletion of ozone layer and thousands of other such problems threaten our planets. The multiplying demands of the Western civilization are responsible for the chaos. तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बहुत निगेटिव चीज़ है। वो आपको बहुत सारा कंफर्ट देगा, आराम दे देगा, लेकिन क्या करेगा, वो आपकी मेंटल पीस को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। ठीक है, वो क्या होगा, प्लैनेट को भी किसी न किसी तरह से क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो बहुत सारा चीज़ देता है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम को भी साथ में लेकर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। व्हाट इज़ द इसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन? हाउ इज़ आवर सिविलाइजेशन सुपीरियर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क है, और हमारा सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेहतर कैसे है, तो ये देख लेते हैं। द इसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑफ ए काइंड एंड नॉट ए डिग्री. द इसेंशियल डिफरेंसेस इज द सेम as between body and soil, between material and the spirit. The Western civilization in search of endless pleasure. The Indian civilization sets a limit to indulgence. The Western civilization has made discoveries to find physical comforts. The Indian civilization has sought to discover the true nature of the soul and the eternal bliss. Indian philosopher discovered that soul is more important than body. So their discoveries have found ways to elevate the mind and the spirit. But Western civilization ignored this aspect altogether. They found comfort and luxuries. Naturally, our civilization is superior. There is no limit to physical comforts. Rather, after a certain stage, they are more burdensome than enjoyable. The more comforts and luxury we have, the more we crave for. We found no happiness, but by voluntary restraint on indulgences in passion, we can find true happiness. Question number 7 देखते हैं। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it become hindrance instead of help. Elaborate कह रहा है कि कुछ हद तक फिजिकल हार्मनी, भौतिक सुख सुविधाएं आराम देती है, खुशी देती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हावी होने लगे तो क्या होती है, आपके लिए मुसीबत हो सकती है, वो आपको हेल्प नहीं करेगी, मतलब और नुकसान पहुंचाएगी।
इस लाइन को समझाएं। तो देखिए, ह्यूमंस हैव बोथ बॉडी एंड सोल, नो डाउट सोल इज मोर इम्पॉर्टेंट, इट dwells in the body, but without the body the soul cannot achieve anything. If we want to elevate our spirit, we need to work hard for it. If we want to serve humanity, we cannot do so unless our body is strong and has some degree of comfort. If we are uncomfortable, we cannot make the best use of our physical energy. So a degree of physical comfort is essential, but to be slave to comfort and pleasures will degrade us morally. Indeed, there should be a degree of physical harmony and comfort. But indulgences in passion without restraint will become a burden and hindrance. Man will not be able to do good to himself or the society. तो वही कह रहा है कि कुछ हद तक ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको क्या करेगी, आराम देगी, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इस पर निर्भर हो जाए पूरी तरह से। ग्रुप डिस्कशन है तो डिस्कस करना है कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हैव बीन द बिगेस्ट वेपन ऑफ मैनकाइंड। सच्चाई और अहिंसा आज के इंसानों का सबसे बड़ा हथियार है कि नहीं है? तो आपको इसके बारे में लिखना है, डिस्कस करना है आपस में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाई थिंकिंग कैन नॉट गो अलॉन्ग साइड हाई लिविंग। अगर ऊंचा विचार रखते हैं तो ऊंचा लिविंग होना चाहिए, ये एक साथ नहीं चलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करना है। देखिए लिखा है वर्ड स्टडी, डिक्शनरी यूज़ करना है। तो डिसड्यूडेड, तो इसका सही स्पेलिंग होता है डिसड्यूडेड। ये ऑक्यूपेशन स्पेलिंग करेक्ट है ये। वॉटरीज, डिसड्यूड का मतलब होता है अलग करना खुद को, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, वॉटरीज का मतलब होता है समर्थक, जिसका सही स्पेलिंग ये है। इमोरालिटी एंड नैतिकता, इसका सही स्पेलिंग ये है। अनअडल्ट्रेटेड, बिना मिलावट, इसका सही स्पेलिंग ये है। मैटरलिज्म, और इसका करेक्ट स्पेलिंग ये है। मैटरलिज्म मतलब भौतिक चीज़ें। बिलीफ, विश्वास, इसका करेक्ट स्पेलिंग ये है। मैडनिंग, जो पागल बना दे, इसका करेक्ट स्पेलिंग ये है। इनग्रेव मतलब कि जैसे पत्थरों पे खुदाई करना, तो अपने दिमाग में, दिलों में खुदाई करना, उस बात को बिठा लेना, तो इनग्रेव का सही स्पेलिंग ये है। हारमनी, शांति, इसका करेक्ट स्पेलिंग ये है। अब लिख रहा है कि जो रीजन है, किताब में से एक रीजन का मतलब बताया गया है और एक मतलब आपको खुद से लिखना है। तो रीजन मतलब होता है ना कारण। फैकल्टी ऑफ रैशनल आर्गूमेंट मतलब कि कोई भी चीज़ अगर बात कर रहे हैं तो तर्क देना, उसका कारण देना, और एक क्या हो सकता है दूसरा कारण कि किस वजह से हुआ, और एक जब अब तर्क वितर्क करते हैं तो वो कारण। थिंकिंग मतलब सोच, एक ओपिनियन देना, बताना, जजमेंट देना, निर्णय देना, और एक हो गया प्रोसेस ऑफ थॉट्स, सोचना मतलब सोच को सोचने का तरीका। वांट्स मतलब होता है चाहत, तो एक हो गया डिफिशियंसी मतलब कमी होगा तभी तो चाहेंगे, तो डिफिशियंसी होना। और वांट्स मतलब डिज़ायर, चाहत। नीड मतलब इच्छा, डिज़ायर मतलब इच्छा। रुइन मतलब होता है बर्बाद हो जाना, गिरना, तो एक हो गया डाउनफॉल, गिरना। डिस्ट्रक्शन, तहस नहस होना, और दूसरा हो गया इट डिस्ट्रॉयड और फॉलन बिल्डिंग मतलब कि गिरा हुआ बिल्डिंग या ख़त्म हुआ वाला बड़ा बिल्डिंग। कॉपी मतलब नकल करना। एंड इमिटेशन मतलब तुम्हारा आपका सोच, आप क्या उससे प्राप्त कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आपका कैसा किसी चीज़ को देखने के बाद आपके विचार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो कॉपी कैसे हो रहे हैं। ए सिंगल स्पीसीमैन ऑफ समथिंग मतलब कि एकलौता किसी भी स्पीसीज़ का एक कॉपी मतलब एकलौता वो चीज़। वर्ड फॉर्मेशन है तो देखिए कैसे है। कन्वर्ट मतलब बदलना, तो इसका हो जाएगा कन्वर्जन, SION लगाना है लास्ट में, कन्वर्जन। परफॉर्म में परफॉर्मेंस। डिफिन लिखा है तो डिफिनेशन। प्लीज़ लिखा है तो प्लीज़र। एजुकेट है तो एजुकेशन। ऑब्जर्व है तो ऑब्जर्वेशन। देखो डिफिन मतलब डिफाइन। पहला जो है परफॉर्म मतलब परफॉर्मेंस, आपका जो आपने जो किया, आपका जो परफॉर्मेंस था वो कैसा रहा, मतलब आपने कैसा प्रस्तुत किया, राइट। डिफिनेशन का मतलब किसी चीज़ का व्याख्या करना, उसके बारे में बताना। प्लीज़र मतलब आनंद।
एजुकेशन मतलब शिक्षा, ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपको प्राप्त होता है, जो आप चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को कन्वर्जन मतलब बदलना, तो इसके लिए एक सेंटेंस लिखा है, तो आप इस चीज़ को लिख लेंगे। परफॉर्मेंस के लिए एक सेंटेंस लिखा है, डेफिनेशन के लिए, प्लेजर के लिए, एजुकेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए। अब वर्ड मीनिंग देखिए, समवन रिलेटेड हु लिव्ड लॉन्ग टाइम एगो। समवन वो इंसान जो बहुत पहले रहा हो, उसको क्या कहेंगे? एंसेस्टर्स, पूर्वज होंगे ना, जो पुराने ज़माने में बहुत पहले रहे हों, तो क्या होते हैं? एंसेस्टर होते हैं। ऑफ वंस होमलैंड, खुद के किसी घर का होना, तो इंडिजीनियस मैंने बताया था, खुद के देश में बना हुआ, ठीक है। बीइंग अ बर्डन टू, मतलब कि किसी चीज़ में किसी तरह का बर्डन होना, मतलब ज़बरदस्ती बोझ होना। तो हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ये इसका हो जाएगा, ये इसका है, ये इसका है। टू स्प्रेड आइडियाज़ बिलीव ETC, अपने आइडियाज़, विचारों और अपने ख्यालों को स्प्रेड करना, पहुंचाना लोगों तक। तो प्रोपेगेट का मतलब ही होता है कि दूर दूर तक फैलाना। स्लो विटेड मतलब जो बहुत ही धीमा सोचता हो, तो इसका मतलब स्टॉलिड बताया था, जो सुस्त होता है। एडवाइस अगेंस्ट मतलब कि एडवाइस किसी के खिलाफ में एडवाइस देना, विचार देना। तो डिसड्यूडेड मतलब खुद को अलग करना। फिर क्या है? एक्सचेंज गुड्स प्रॉपर्टी, मतलब कि वस्तु और अपने धन को बदलना, उसको क्या कहते हैं? बार्टर कहते हैं ना, बार्टर सिस्टम बताया भी था मैंने। अब इसमें है फिलिंग द ब्लैंक्स से जीरंड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो है प्रज्ञा इज़ नॉट वेरी लिजिबल, तो इसका आपको आंसर बताना था, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है राइटिंग, ठीक है। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द क्राउड, तो मैडनिंग मतलब जो पागल बना दे। वी आर इन अ डेंजर ऑफ अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर, तो क्या हो जाएगा? बार्टरिंग मतलब उसको हम लोग बदल रहे हैं। गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल लिविंग। अमनदीप वॉज ए क्वाइट लॉजिकल थिंकिंग मतलब वो सोचता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप अच्छे से कर लेंगे। और लिखा है सेटिस्फाइड विथ का मतलब होता है किसी से संतुष्ट हो जाना, ठीक है। और इस सेंटेंस में क्या करना है? इस्तेमाल करना है। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है किससे? सेटिस्फाइड विथ मतलब संतुष्ट होना। तो वी आर अनहैप्पी बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वाट वी हैव, हम लोग इसलिए नाखुश हैं क्योंकि हम लोग संतुष्ट नहीं हुए जो हमें मिला। वी सूटेड टू मतलब सूट करना। द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज़ नॉट सूटेड टू ग्रोइंग एप्पल्स, बिहार का जो क्लाइमेट है वो एप्पल की खेती के लिए क्या है? फेवरेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। उसी को कहते हैं सूटेड टू। बिलीव इन विश्वास करना, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। इन वेन मतलब बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। ही ट्राइड हिज वेन टू परस्यूड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, उसका पूरा कोशिश ख़त्म हो गया, मतलब वो चाहता था कि हम स्मोकिंग सिगरेट पीना छोड़ दें, लेकिन इसका जो कोशिश है ना, वेन बेकार चला गया, ठीक है। अब देखें, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। जो ये वर्ब्स दिया है, क्रिया दिया है, उसका इस्तेमाल करके फिलिंग द ब्लैंक्स बनाना है, ठीक है। तो देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ क्या होगा? केप्ट होगा, यहाँ लिखा हुआ है केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। आई सी हेयर एंशियंट इंडिया इज स्टिल लिविंग, ठीक है। वी हैव बोरोड मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। वी हैव बीन कॉपीइंग वेस्ट सिंस लॉन्ग। आर्या डिड speak so. Nehru had written so many letters to his daughter from jail, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो आप अच्छे से इस पूरे चैप्टर का नोट्स बना लेंगे, इस पूरे पार्ट को, अभी तक जो 4 पार्ट है उसको पढ़ लेंगे, और चैप्टर 1 से जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। और इस चैप्टर से कम आपके 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका क्या हो गया? 5 से 6 नंबर क्या हो गया? कंफर्म हो गया, मतलब पक्का हो गया, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।